नमस्कार दोस्तों, टारगेट बिट कन्हैया के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मैथ के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी पेपर के पैटर्न को समझिए, पेपर किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है। मेरा बस एक ही उद्देश्य है इस वीडियो को कराने का कि आप लोग पेपर को पैटर्न को समझ जाएं। प्रीवियस ईयर में ऐसे ही खोज के आप लोग को लेके आ रहा हूँ, आप लोग उसको समझिए और पेपर को पैटर्न को समझिए। और मेरा विश्वास है आप लोग अगर हम मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो 100% गारंटी है कि आप लोग मैथ्स में फुल मार्क्स लेके आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, दो चचेरे भाई की वर्तमान आयु का युग 46 वर्ष है। 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की दोगुनी थी। बड़े भाई की वर्तमान आयु हमें बतानी है। दोनों भाइयों की वर्तमान आयु 46 वर्ष है। 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु जो थी वह छोटे भाई की आयु की दोगुनी थी। तो बड़े भाई की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है रेलवे बार बार पूछता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाना सीख लीजिए और ऐसे क्वेश्चन आप लोग बार बार लगाया करिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को कि दो चचेरे भाई, मान लीजिए दोनों चचेरे भाई की आयु कितनी है, x प्लस वाई है। इनकी आयु कितना दिया हुआ है, 46 वर्ष। 8 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, तो x माइनस 8 बराबर y माइनस 8 का 2 गुना है। ठीक, तो x माइनस 8 बराबर 2y माइनस 16। देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम अक्षर को एक तरफ लाएंगे और अंक को एक तरफ लाते हैं। ठीक है, x माइनस 2y बराबर माइनस 16 प्लस का 8 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ से क्योंकि घटा देंगे, माइनस 16 में से प्लस 8 जाएगा, माइनस 8 आएगा। देखिए, ये हमारा हो गया समीकरण 2 और ये था हमारा समीकरण 1। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 46 दिया हुआ है। अब हमने क्या निकाला था, x माइनस 2y बराबर माइनस 8 आया हुआ था। अब देखिए, हम लोग यहाँ से इसको घटा देते हैं, दोनों समीकरण को घटाने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब देखिए, प्लस माइनस से x ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, अब ये 2y और 2y कितना हो जाएगा, 3y, और ये कितना बच जाता है, 46, और 8 कितना हो जाता है, 54। अब तो y का मान कितना निकल जाता है, 18। अब देखिए, y का मान आ गया 18। अब y का मान यहाँ पे रखेंगे तो x की वर्तमान आयु निकल जाएगी। देखिए, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 46, तो x प्लस 18 बराबर 46, तो x बराबर 46 माइनस 18, तो बराबर कितना, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 3 में से कितना जाएगा, 2, तो हमारा आंसर कितना आता है, 2। कितना आ गया, 28 वर्ष। देख लेते हैं क्वेश्चन में है, ऑप्शन में है कि नहीं है 28 वर्ष। देखिए, 28 वर्ष ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, बस जैसे क्वेश्चन बोला था क्वेश्चन को उसी तरीके से हल करना था। उन्होंने बोला था कि 8 वर्ष पहले की आयु उन्होंने दी रखी थी, हमें उसकी निकालनी थी, तो हमने उस तरीके से निकाल लिया था आयु को, बस कुछ नहीं था। इसी तरह से क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है। जहाँ आप लोग को समझ नहीं आएगा फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आप लोग को बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा, जो क्रय मूल्य से 43% कम था। इस पर 10% का लाभ प्राप्त हेतु विक्रय सेट को कितने रुपये में बेचना चाहिए था। देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस क्या कह रहा है कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए व्यक्ति ने 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा, जो क्रय मूल्य से 43% कम था। देखिए, विक्रय मूल्य चाहे वो लाभ हो चाहे विक्रय मूल्य हो, हमेशा क्रय मूल्य से ही कंपेयर करेंगे। देखिए, विक्रय मूल्य उन्होंने 3420 रुपये में बेचा था, हमारा क्रय मूल्य मान लीजिए कुछ भी था, उसका 43% कम था विक्रय मूल्य। अब देखिए, 100 में से अगर हम 43 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 57 बचेगा, राइट। 57 3 60 40 100, तो ये 57% वैल्यू है विक्रय मूल्य का। ठीक है, क्रय मूल्य का इतना वैल्यू ये है। अब जितना क्रय मूल्य आएगा उसको 10% हम लोगों को बढ़ा के करना है, जितना बढ़ा के करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, वो
बेचना चाहिए था। देखिए अब इसको हम लोग कट करेंगे, तो कट कैसे करेंगे, 19 38 19 तियाँ 57। अगर 19 से कट करते हैं 19 दूना के 38, 19 से कम जाएगा 19। पहले 3 से कट कर लेते हैं, 3 से कट गया 19 आया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 चौका 12 0। और 19 सत्ते होता है 114 70। तो यक्स का मान आ गया कितना, 19 छक्का 114 होता है, सॉरी 19 छक्का 114। तो हमारा यक्स का मान आ गया 6000 रुपये। 6 के आगे 3 जीरो। अब देखिए क्रय मूल्य हमारी कितनी आ गई, क्रय मूल्य 6000 क्या है, सीपी है। क्रय मूल्य हमारा 6000 है। तो अब बेचना चाहिए था, विक्रय मूल्य निकालना है, तो 6000 का 10% लाभ निकालना है, तो 110 बटा के 100, जीरो से जीरो काट देंगे, 11 6 के 66 00। 6600 में बेचना चाहिए था। कितने में बेचना चाहिए था, 6600। 6600 कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 में 6600 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, बस एक बार देख लीजिए। मैं मॉडल सेट करता हूँ, उस हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जितना सीपी आया, सीपी का 43% कम था, तो 43% कम करने के लिए 100 में से 43 घटा दिए, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 57%। सीपी का 57% वैल्यू थी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ हो जाएगा एसपी। अब जितना आया तो फिर हमने जितना आएगा सीपी यहाँ से निकाल लेंगे, सीपी का 110% कर देंगे, जितना आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिस हिसाब से 6000 आता है, इस हिसाब से आप लोग को करना है। क्वेश्चन को देखिए, हल करिए और सीखिए उससे। देखिए संख्या 42 86 93 745 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। देखिए स्थानीय मान बताना है, पहले इसमें 9 का स्थानीय मान, क्वेश्चन हमारा 42 86 93 745 है ये। देखिए 9 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, का अंतर बताना मतलब घटाना। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी होती है, जहाँ पे होगा वहाँ पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 9 गुणित्ते 10,000, इसका यह स्थानीय मान हो जाएगा। या 9 के आगे जितने जीरो होंगे तो उतने जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा कितना आ गया, 2 2 4 जीरो। अब 5 का स्थानीय मान अगर हम निकालते हैं तो 5 गुणित्ते 1 बराबर कितना आता है, 5। अब देखिए 2 2 4 माइनस 5 का अंतर निकालते हैं तो 5 9 9 9 8 8 999 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पे ऑप्शन पे है 8 999। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आप लोग आसान कठिन मत देखिए, बस इसको सीखिए, प्रैक्टिस में लाइए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, कौन से क्वेश्चन हल करने पर। ज़्यादा कठिन मत की तरफ मत भागिए, क्योंकि एलपी का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा। एलपी के एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लेवल 2 क्रॉस करना, ठीक है। लेवल फर्स्ट आप लोग निकाल लेंगे, बस इसको सीखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, क्या पैटर्न है। आप लोग देखेंगे तो हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे। अभी इससे पहले हमने सीपी एसपी का क्वेश्चन बताया, ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आता है। बस आपको ऐसे रेगुलर करना है, आपको बस ऐसे रेगुलर करते रहिए, आप लोग हल कर ले जाएंगे। देखिए ये वाले क्वेश्चन भी रेलवे बार बार पूछता है, हर एग्ज़ाम में आया हुआ है। एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, उसका जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल, देखिए वर्ग, ये वर्ग बना रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। जब वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर 121 सेंटीमीटर है, तो भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर हमारी भुजा हो गई। अब तार है तो तार को मोड़ना है, तो तार की हमें लंबाई पहले पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसका वृत्त बनाएंगे। तो लंबाई पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आप क्या निकालेंगे, पर वो निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित्ते भुजा होता है, 4 गुणित्ते भुजा होता है, तो 4 गुणित्ते 11, वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 44।
जब वर्ग का परिमाप इतना है, जितना बड़ा तार उतने ही तार को तो घुमा के वर्ग वृत्त बनाएगा, तो जितना परिमाप इसका होगा उतने परिमाप हमारा वृत्त का बनेगा। तो वृत्त का परिमाप निकाल लेते हैं, जहाँ पे से हमें आर की वैल्यू निकल जाएगी। जब आर की वैल्यू निकल जाएगी तो हम लोग वहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए ये वर्ग का, अब वर्ग वृत्त का परिमाप निकाल लेते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई 2 पाई आर होता है बराबर 44। तो 2 गुणित्ते 22/7 गुणित्ते आर बराबर 44। तो हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 गुणित्ते 7/44। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, आर बराबर 7 हो जाता है। हमें मेरे पास कितने आर की वैल्यू आ गई 7। अब आगे की तरफ देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। देखिए कुछ करना नहीं था इसमें अभी तक। देखिए पहली बात तार को मोड़ना है। तार की पहले हमें लंबाई पूरी पता चलनी चाहिए, तभी तो हम वृत्त के बारे में जान पाएंगे। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, तार के अंदर जितनी एरिया घेरती है बने हुए वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो उससे हमारी लंबाई नहीं निकल पाएगी। लंबाई के लिए हमें परिमाप होना ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो क्षेत्रफल से हमने भुजा का मान निकाला, भुजा से हमने परिमाप निकाल के हमने वर्ग वो जो वर्ग बना हुआ था 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला, उससे हमने वर्ग का परिमाप निकाल लिया। परिमाप निकालने के बाद हमें पता चल गई कि वो तार कितना मीटर लंबा है, कितना सेंटीमीटर लंबा है। तो उससे हमने वृत्त का परिमाप निकाला। वृत्त का परिमाप निकालने के बाद हमारे पास आर की वैल्यू 7 आ गई। जब हमें आर की पता चल गई तो पूछा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का यहाँ फार्मूला लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमको पता है 22/7, आर का मान गुणित्ते 7, एक 7 से 7 काट देंगे, 7 गुना के 14, 154 सेंटीमीटर आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 ही में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो आप लोग इसको देखिए। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा। देखिए 1 - 1/a बराबर 1। तो a² + 1/a² का मान हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं, हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम सीखते हैं। हम इस वैल्यू को a मान लेते हैं और इस वैल्यू को b मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। a² + b² - 2ab ये होता है। अब a का मान यहाँ पर रखेंगे, a - 1/a का होल स्क्वायर बराबर a का मान हमारे पास दिया हुआ a²। b का मान होता है, b का मान है 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि करेंगे तो a का स्क्वायर 1 ही आएगा, था a का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 गुणित्ते a का मान कितना दिया हुआ a, b का मान कितना दिया हुआ 1/a। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, a² + 1/a² - 2 आएगा। और इधर 1 का मान दिया हुआ था 1, तो 1 का स्क्वायर हमेशा क्या आता है 1। तो 1 बराबर a² + 1/a² - 2, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम लोग आगे की तरफ कर लेते हैं, ठीक। अब हमारे पास कितना आया हुआ था, देखिए 1 सेकेंड, थोड़ा घबरा गया लगता है क्या। देखिए मेरे पास कितना आया, अभी हमने यहाँ से निकाला, फिर से लगा देता हूँ मैं। 1 - 1/a का होल स्क्वायर बराबर a² + 1/a² माइनस का है, ये माइनस है, -2 a गुणित्ते 1/a। देखिए a1 - a का मान कितना दिया हुआ a² बराबर a² + 1/a² माइनस इसे कैंसिल हो जाएगा 2 a² + 1/a²। इसको 75 करेंगे, इसका वैल्यू 1 + 2, तो हमारे पास कितना निकल गया a² + 1/a² बराबर 1 और 2 कितना होता है 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 3 हम ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, तो 2 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन को लगाना कैसे है। देखिए इसको हम ट्रिक से भी बता सकते थे, b² - 2 करेंगे। b का मान 1 - 1/a है, तो a² + 1/a² बराबर मान लेते हैं v होता है।
तो इस जो वैल्यू v की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -2 करेंगे इधर लाएंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। पर हमें ट्रिक नहीं सीखना है, हमें लॉजिक सीखनी है। लॉजिक सही तरीके से लगाएंगे क्योंकि बड़े क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम में, तो ट्रिक साला उसमें इसमें का उसमें हो जाता है, उसमें का इसमें हो जाता है, तो इसमें फंसना नहीं है, बस आराम से समझना है और समझते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। देखिए अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत देखने में बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम में फंस जाते हैं। क्या करें, भूल जाते हैं कि किसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है, किसका मसा निकालना है। कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4/5, 2/3, 5/7 दिया हुआ है। तो हमें बोला है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त बोला है, महत्तम समापवर्त भी बोल सकता है, एलसीएम बोला है, एचसीएफ भी बोल सकता है निकालने के लिए, कुछ भी बोल सकता है। देखिए जो बोलेगा कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का हमें वही निकालना है, मतलब कि अंश का हमें वही निकालना है और नीचे का मसा निकालना है। अगर मसा प बोला होता निकालने के लिए तो हम अंश में मसा प निकालते और हर का लसा प निकालते, तब जाके उसको जो आता है आंसर उसको ऐसे करते। कंफ्यूज मत होगा, जो बोला है ऊपर वाले का मतलब कि अंश का वही निकालेंगे, हर का उसके अपोजिट निकालेंगे। देखिए लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है, 4 का, 2 का, 5 का, हम लसा प लेंगे, 4 2 5 का लसा प कितना आएगा, इसका निकालेंगे तो 4 पंचे 20 आएगा, और 5 3 7 का मसा प कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20। मुझे पता है कि आप लोग को एलसीएम एचसीएफ निकालना आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा कि लसा प कैसे निकालते हैं और मसा प कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, बस एक बार लसा प समझ लीजिए थोड़ा सा। 4 2 5 का लसा प निकालना है। कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिससे संख्याएं कटिंग, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, हमारे यहाँ कितना बचा 5, फिर 2 से काटेंगे 2 कट गया, 1 बचेगा, यहाँ 5 आएगा। 5 को ऐसे काटते हैं, 5 एकम 5। अब देखिए 5 दूना के 10, दूना के 20, ये हमारा हो गया लसा प। ठीक, तो 20 लसा प। मसा प कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। जैसे हम 3 का भाग करेंगे किस में, 5 में, कितना आएगा, 3 एकम 3, कितना बचा 2, जो 2 जितना शेषफल आएगा उससे भाग करेंगे बड़ी वाली संख्या में, कितना उससे जो तीसरी संख्या जो छोड़ दी थी 7 में, 2 3 यहाँ के 6, कितना बचा 1, जो शेषफल बचेगा फिर से जिससे भाग दिए थे वो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, 2 कट जाएगा, 2 बार में 2 एकम 2 0। ये हमारे ऐसे लसा प निकालते हैं। इस तरह से आंसर हमारा कितना आता है, 20। आप लोग सीख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, घबराइएगा मत, आराम से क्वेश्चन को हल करिएगा। तो इस तरह से हमारे इसका आंसर हो जाता है नंबर 2। आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी सामान्य गति के 4/5 से यात्रा करने पर एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य दूरी तय करने पर उसका सामान्य समय कितना होगा। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बस समझना है। क्वेश्चन को लिखना पढ़ना समझना आना चाहिए। 4/5 का मतलब आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे। मतलब क्या था, उसकी सामान्य गति के 4/5 से, मतलब कि सामान्य गति उसकी 5 थी लेकिन वो चल कितने से रहा है, 4 से। इसका मतलब यही हुआ, जो नीचे वाला होता है वो पूर्ण होता है, जो ऊपर वाला होता है जो एग्जाम में कहा जाता है। देखिए उसको 5 से चलना था लेकिन उसने चला 4 से। जब वो 4 की स्पीड से चला तो 15 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितना था, 1 का अंतर था, 1 का अंतर 15 मिनट है। तो अब अभी कह रहा है कि सामान्य दूरी तय करने पर उसका सामान्य समय कितना, सामान्य दूरी 5 है, 15 में 5 से करेंगे तो 15 बचे 75 मिनट का 75 मिनट लगेंगे। लेकिन वह अगर 4 की स्पीड से चला था 15 मिनट कम करने के लिए, तो देखिए 15 का 4 में करेंगे तो वह 60 मिनट में पहुंचा था, इसलिए उसको 15 मिनट लेट हो रहा था। 75 मिनट पहुंचना था, 15 मिनट लेट हो रहा था, तो उसका सामान्य समय बताना था। सामान्य समय कितना होगा, 75 मिनट होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, तो आप लोग इसी तरीके से करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप लोग ऐसे ही सीख जाएंगे सब कुछ। दीपाली ने 375 रुपये में कप का एक सेट खरीदा, लेकिन बाद में इसे 345 रुपये में पुराने स्टॉक को बेचने के लिए बेच दिया। उसे होने वाली हानि का प्रतिशत कितना है। देखिए ये क्वेश्चन है, अभी इसे क्वेश्चन हम लोगों ने पुराने स्टॉक पे एक पहले क्वेश्चन किया था, इसको भी उसे ही हल करना है, थोड़ा सा समझना है। देखिए समझिए इसको। दीपाली ने 375 रुपये में कप का एक सेट खरीदा, लेकिन बाद में 345 में पुराने स्टॉक को बेचने के लिए बेच दिया। होने वाला हानि प्रतिशत, खरीदा कितने था, 375 में, बेचा कितने में, 345 में। अब देखते हैं हानि कितनी हुई थी।
खरीदा 375 में, बेचा 345 में, तो स्वाभाविक सी बात है कि हानि हो रही है, क्योंकि खरीदा था अधिक में, बेच कम में रहा है, तो हानि कितने की हुई 0.3, 30 रुपये की हानि हुई। तो देखिए हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम लोग, हानि प्रतिशत बराबर होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणित 100 बटा के क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही हमें हानि होगी, क्रय मूल्य पे भी हमें लाभ ही होगा, क्रय मूल्य में ही कंपेयर करेंगे। खरीदा था, देखिए हानि हमें कितनी की हो रही है 30 गुणित 100, हानि के खरीदा कितने में 375 में। अब इसी को भाग कर देते हैं, पहले 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100, 25 एकम 25, बचेगा 12, 25 पंचे 125, 15 दूना के 30, 4 दूनी के 8%। तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी हुई है 8% की हुई है। कुछ नहीं करना है, जितने में खरीदा जितने में बेचा उसको घटा लेंगे, घटाने के बाद हानि प्रतिशत निकालना था, हानि हुई है तो हानि, लाभ हुआ होगा लाभ प्रतिशत वैसे ही निकालते हैं, लाभ हुआ होगा तो लाभ निकालेंगे, हानि हुई होगी तो हानि निकालेंगे, दोनों का अंतर लेने के बाद नीचे CP कर देंगे, उसको गुणित 100 का कर देंगे, काट पीट देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 8% देख लेते हैं किस ऑप्शन में 8% हमारा चौथे आंसर में, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 गुणित 123 गुणित 356 बराबर इतना है, तो 123 गुणित इतने बराबर का मान क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, दशमलव लगाया हुआ है, तो दशमलव जितने अंक पे है उतने अंक पे हम लोग दशमलव आगे लगाएंगे। बस समझिए ये दोनों का गुणा इतना है, तो यहाँ पे भी ये दोनों का गुणा भी तो कितना होगा 43,788 होगा। अब बस बात है दशमलव लगाने की बात, तो हम लोग को दशमलव पता है कि दशमलव लोग लगाते कैसे, किसी भी अंक में गुणा करते हैं, जितने अंक पे दशमलव होता है उतने अंक पे दशमलव लगा देते हैं। तो इस केस में भी वही काम करेंगे। देखिए 1 2 3 पहले अंक पे दशमलव है, 4 5 मतलब कि 5 अंक दशमलव है इसमें, 5 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.4378, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसको समझने की बात है, 1 मिनट का आंसर है, हम लोग 10 सेकंड में इसको लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बस देखने के बाद बच्चा क्या काम करेगा कि 123 गुणित 356 का मान दिया हुआ है, फिर से वो लगेगा 123.25 का करके 0.356 का गुणा करने लगेगा, गुणा करने के बाद फिर से दशमलव लगाएगा, फिर से क्योंकि उसने गुणा करके हमें दे दिया है, बस हमें दशमलव की प्लेस वैल्यू उसको लगा देनी है। जैसे हम दशमलव की प्लेस वैल्यू लगाए वैसे ही हमारा आंसर निकल के सामने आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर 3 होगा। समझ लीजिए, देख लीजिए और सीख भी लीजिए, और इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग को इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट के बीच का अनुपात 16 और 17 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना है। देखिए रेत बजरी का अनुपात कितना दिया हुआ है 17:8, और बजरी और सीमेंट के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है 6:17 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, देखिए बी भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो रेत और सीमेंट का हमें बताना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस हमें इस दोनों बी को बराबर कर देना है। दोनों को बी को बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे, और यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे 8 का। देखिए हमें आर और एस से मतलब है बी तो ऐसे ही बराबर होगा, 8 6 के 48 हो जाएगा, 6 8 48, दोनों पक्ष में गुणा करेंगे। देखिए 17 गुणित 6 = 17 गुणित 8। अब गुणा मत करने लगिएगा कि 17 6 102 फिर 17 8 इतना नहीं, आप लोग इसी तरीके से लिखिए। फिर बाद में देखिए कट रहे हैं वैल्यू, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, 2 3 यहाँ के 6 2 चौके 8, हमारा कितना आंसर आएगा 3/4 आ जाएगा। एक तरीका और होता है, हम लोग जैसे कि बता रहे हैं उसको भी 3/4 इसका आंसर आया। देखिए जैसे कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन होता है A/B होता है, दूसरा ऑप्शन होता है B/C, तो हम लोग कैसे करते हैं A/B, B के नीचे हम लोग B लिखते हैं और C लिख देते हैं, इसको ऐसे करके n बना के गुणा करते हैं। तो हम लोग पहले में लिखते हैं A गुणित B B गुणित B, और यहाँ पे हो जाता है B गुणित C होता है, ऐसे करते हैं, ऐसे भी करके लगाते हैं। तो इसी तरह से देख लेते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू B बजरी दिया हुआ है, तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे। देखिए सीखिए 17/8, फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6/17। देखिए 17 6 8 6,
17 गुणित 6 ये हो गया रेत का, बजरी का हो गया 8 समंदे 6 और सीमेंट का हो जाएगा 17 गुणित 8। इस तरीके से हमारा होगा। तो अब इससे 17 से 17 कट जाएगा, 2 3 या के 6, 2 चौके 8। हमें इन दोनों में बताना था, तो 3 समंदे 4। आप लोग बस समझिए इसको कि क्वेश्चन को लगाया कैसे जा रहा है। कैलकुलेशन में बिल्कुल मत फंसिए, कैलकुलेशन को शार्ट रखिए। गुणा आ रहा है तो हमें ये यहाँ पे दिखाना नहीं है एग्जाम में कि हमको बहुत ज़्यादा आता है, गुणा हम फटाक से कर लेते हैं, नहीं, सोचना ही नहीं है, बस उस तरीके से करिए। क्योंकि आप करके जाएंगे ना, फिर भी आपको लगेगा क्या पता भूल गए। इस तरीके से टाइम ज़्यादा ले लेंगे। 1 घंटे का पेपर है, क्वेश्चन सॉल्व करने 75 ALP में। उस हिसाब से थोड़ा सा आराम से करिए, क्वेश्चन को समझते हुए, देखते हुए, फुल कॉन्फिडेंट में करिए। जो आंसर आएगा सही ही आएगा, अगर फुल कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से सीख के करेंगे। तो ये रहे हमारे 10 सवाल आज के। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग समझिए, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिएगा। अगले जब वीडियो मैं बनाऊंगा तो उस क्वेश्चन को मैं फिर से लेके समझा दूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊं। पढ़ने के लिए आप लोग बहुत यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ईजी ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठाइए, क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तब आप अनुमान लगाइए नेक्स्ट एग्जाम का। अब थोड़ा इससे भी एक कदम आगे भी पढ़िएगा। मैं आप लोग को चैप्टर बताइएगा, मैं चैप्टर को भी डिस्कस करूँगा। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।